हेलो गाइस, आज के लेक्चर में अगेन हम सीएसआर के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन होमवर्क में रखेंगे। आप सबको कंसेप्ट समझने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है, जिससे पता चले मुझे कि किस किस को समझ में आया है, किस किस को नहीं समझ में आया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीएसआर के जो क्वेश्चन समझने जा रहे हैं वो एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट आज हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। अब व्हाट इज सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट? ये सेल फ्यूजन वर्ड का मतलब क्या है? सेल फ्यूजन का मतलब है एक सेल को दूसरे सेल से फ्यूज करके एक ही सेल बनाना। तो सपोज ये सेल है ए, ये सेल है बी। ठीक है, मैंने इन दोनों सेल को फ्यूज कर दिया। इसका मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म था, सेल ए का जो साइटोप्लाज्म था वो मैंने किसके साथ फ्यूज कर दिया? सेल बी के साइटोप्लाज्म के साथ। तो आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन होने के बाद क्या हो गया? दोनों का साइटोप्लाज्म सेम हो गया। ध्यान से देखेंगे फ्यूजन के बाद क्या हुआ, ये देखो दोनों का साइटोप्लाज्म क्या हो गया? सेम। ठीक है, तो आफ्टर फ्यूजन दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है? सेम। लेकिन लेकिन ध्यान से देखेंगे, जो इसका न्यूक्लियस था सेल ए का और जो सेल बी का न्यूक्लियस था, इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सेल फ्यूज करने के बाद? ये है सपोज सेल ए का न्यूक्लियस और ये है सेल बी का न्यूक्लियस। सपोज सेल ए का जो न्यूक्लियस है वो G1 फेज में है, सेल बी का जो न्यूक्लियस है वो S फेज में है। तो फ्यूजन करने के बाद क्योंकि दोनों का साइटोप्लाज्म क्या हो गया? मिक्स। सेल ए के जो प्रोटीन्स थे वो बी को मिल गए, सेल बी के जो प्रोटीन्स थे वो ए को मिल गए। तो इनका साइटोप्लाज्म तो सेम हो गया, लेकिन इन दोनों के न्यूक्लियस पे क्या फर्क पड़ेगा? इस चीज का कंक्लूजन दिया था सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट ने फर्स्ट टाइम। तो यही हम देखने जा रहे हैं। इसी एक्सपेरिमेंट का नाम है सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट। जस्ट आपको कुछ केस स्टडी करने हैं जो कि सेल को फ्यूज करके हमने ऑब्जर्व किए हैं, और उसी से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसी से आपके क्वेश्चन होंगे। तो देखने जा रहे हैं केस फर्स्ट। मैंने क्या किया? मैंने दो सेल लिए, ये है सेल ए, ये है सेल बी। सपोज सेल ए का जो न्यूक्लियस है वो कौन से फेज में है? G1 फेज में। सेल बी का, ये मैं न्यूक्लियस बना रही हूँ, सेल बी का जो ये न्यूक्लियस है सपोज ये है S फेज में। ठीक है, मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? फ्यूज। मैंने कर दिया दोनों सेल को फ्यूज। तो दोनों का साइटोप्लाज्म क्या हो गया? सेम। ठीक है, ये रहा आपका फ्यूज्ड सेल। फ्यूज होने के बाद सेल, दोनों का साइटोप्लाज्म क्या हो गया? सेम। तो हुआ क्या? मैंने लास्ट अपने लेक्चर में आपको बताया था कि सेल साइकिल एक सीरीज फॉलो करता है। G1 से सेल जाता है S फेज में, S से सेल जाता है G2 फेज में, और G2 से एक सेल आता है M फेज में। तो इस पूरे जो एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट है वो बस यही है कि सेल हमेशा यूनी डायरेक्शनल सीरीज में चलता है। और वो सीरीज क्या है? ध्यान से देखते हैं। सेल सबसे पहले G1 फेज में जाएगा, फिर S फेज में जाएगा जहां पे DNA रेप्लिकेशन होगा, फिर G2 फेज में जाएगा, फिर वो M फेज में जाएगा। तो ये जो यूनी डायरेक्शनल फ्लो है एक सेल का, ध्यान से देखेंगे मैंने क्या टर्म यूज किया है? मैंने टर्म यूज किया है यूनी डायरेक्शनल सीरीज। सेल एक यूनी डायरेक्शनल सीरीज को फॉलो करता है तब वो अपनी सेल साइकिल कंप्लीट करता है, और ये डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। मतलब आप G1 से S में जाओगे, S से G2 में जाओगे, G2 से M में जाओगे। आप कभी वापस M से G2 में नहीं आओगे, आप कभी वापस G2 से G1 नहीं जा सकते, आप G2 से S वापस नहीं जा सकते। आपको हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। इसी को मैंने बोला है यूनी डायरेक्शनल सीरीज। ठीक है, तो अब देखते हैं मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या था। यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि मैंने दो सेल को फ्यूज कर दिया। एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो कौन से फेज में था? वो था G1 फेज में, और दूसरे सेल का न्यूक्लियस था S फेज में। तो हुआ क्या? जब G1 वाले सेल को, ये जो आपका G1 वाला सेल है, जब इस सेल को S फेज का साइटोप्लाज्म मिला, तो S फेज के साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन थे उसने क्या किया? G1 वाले न्यूक्लियस को किस में कन्वर्ट कर दिया? S फेज में। तो यहाँ पे G1 वाला न्यूक्लियस भी किस में कन्वर्ट हो गया? S में, और S तो S में था ही। मतलब जो पहले से रेप्लिकेशन कर रहा था सेल बी, वो तो रेप्लिकेशन कर ही रहा है, लेकिन G1 वाला
जो पहले क्या नहीं कर रहा था, रेप्लिकेशन। जीवन में रेप्लिकेशन नहीं होता ना, तो जीवन वाला पहले रेप्लिकेशन नहीं कर रहा था, लेकिन आफ्टर फ्यूजन वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस फेज में। उसने एस फेज में एंट्री ले ली और उसने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, रेप्लिकेशन। तो यहां से ध्यान देंगे, यहां से मैं साइड में लिखने जा रही हूँ, यहां से मैंने एक पॉइंट ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, ब्रीफ नोट्स बना रही हूँ मैं यहाँ पे, कि सेल G1 से S में जा सकता है, ये बात तो हमें पता ही है, और ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी कर ली। रीजन क्या है, G1 को किसके प्रोटीन्स मिल गए, S के, जिसकी वजह से G1 किस फेज में एंट्री लेके चला गया, S फेज में एंट्री लेके चला गया, और इसने भी क्या स्टार्ट कर दिया, रेप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप देखने जा रहे हैं। अब मैंने सेकेंड फ्यूजन एक्सपेरिमेंट स्टेप में क्या किया, मैंने क्या किया, ये देखेंगे सामने, मैंने वापस दो सेल लिए, ठीक है, ये रहा मेरा सेल ए, ये रहा मेरा सेल बी, मैंने दोनों को फ्यूज कर दिया। सेल ए का जो न्यूक्लियस था वो था G2 फेज में, सेल बी का जो न्यूक्लियस था वो था S फेज में। तो फ्यूजन के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखेंगे, दोनों का साइटोप्लाज्म क्या हो गया, सेम, और ये रहा हमारा फ्यूज्ड सेल। मैंने देखा एस फेज वाला जो न्यूक्लियस है वो एस फेज में है, और सेल ए का न्यूक्लियस जो G2 फेज में था वो G2 फेज में है। मतलब ना तो सेल एस से G2 में गया है और ना ही सेल G2 से S में आया है, दोनों अपने अपने जगह पे है, G2 वाला G2 में, S वाला S में। ये कैसे हुआ देखने जा रहे हैं। चलो, G2 वाला तो S में आ ही नहीं सकता, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। रीजन क्या है, G2 वाला ऑलरेडी रेप्लिकेशन कर चुका है, G2 वाला ऑलरेडी S फेज को क्रॉस कर चुका है। तो एक सेल साइकिल में रेप्लिकेशन कितनी बार होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए, इसीलिए G2 तो वापस रेप्लिकेशन कर नहीं सकता। तो ये पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया कि G2 तो S फेज में जाएगा नहीं, लेकिन S तो G2 में जा सकता है। मैंने तो बताया है कि S किस फेज में जाता है, G2 फेज में, लेकिन फ्यूजन के बाद क्यों नहीं गया, तो इसका रीजन ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है मेरा जो S फेज का सेल है, ये रहा उसका ओरिजिनल डीएनए, और रेप्लिकेशन उसने सिर्फ इतना सा किया हो। क्या इतना सा रेप्लिकेशन करने के बाद, या फिर सपोज इसने रेप्लिकेशन जस्ट स्टार्ट किया है, अभी इसके पास एक ही कॉपी है डीएनए की, तो क्या इन कंडीशन में मुझे एक एस फेज के सेल को G2 में भेजना चाहिए? तो बच्चे बोलेंगे बिल्कुल नहीं मैम, अगर आप ऐसे भेजोगे तो एक कॉपी कंप्लीट है और दूसरी कॉपी इनकम्प्लीट है, तो जब सेल डिवीजन होगी और दो सेल बनेंगे तो एक को प्रॉपर डीएनए मिलेगा और एक को बिल्कुल इतना सा डीएनए। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इस रीजन से एस फेज ने भी G2 में एंट्री नहीं ली, प्री मैच्योरली। एस G2 में एंट्री लेगा, लेकिन कब, जब उसने रेप्लिकेशन 100% कंप्लीट कर लिया हो। लेकिन अभी हम फ्यूज करवा रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि उसने एंट्री लिया नहीं ली, तो हमारा आंसर होगा नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि पता नहीं उसने एप्लीकेशन कंप्लीट किया या नहीं किया। ठीक है, तो ध्यान से देखने चाह रहे हैं, ये जो मेरा फ्यूज्ड सेल है इसके पास दो टाइप के न्यूक्लियस हो गए, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, एस फेज वाला एस फेज में और G2 वाला G2 में। ठीक है, तो इस टाइप के कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोकैरियोन। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, हेट्रो मतलब डिफरेंट। पहले वाला जो केस था वो होमो कैरियोन का था, होमो मतलब सेम, क्योंकि वहां पे दोनों न्यूक्लियस कौन से फेज में थे, एस फेज में। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड स्टेप। ये था आपका सेकंड स्टेप, फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, अब हम देखने जा रहे हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में ध्यान से देखेंगे, स्टेप नंबर थर्ड में मैंने दो सेल लिए, वापस दोनों को फ्यूज किया। एक सेल का न्यूक्लियस था G1 फेज में और दूसरे सेल का न्यूक्लियस था G2 फेज में। हुआ क्या, ना G1 वाले ने G2 में एंट्री ली, ना, ध्यान से देखेंगे, ना G1 वाले ने G2 में एंट्री ली, ना G2 वाले ने वापस G1 में एंट्री ली। G2 वाला तो वापस G1 में एंट्री ले ही नहीं सकता, ये बात तो आपको पता ही है। रीजन क्या है, G2 वाला ऑलरेडी एस फेज कवर कर चुका है, रेप्लिकेशन कर चुका है। अगर आप इसको वापस G1 में डालोगे तो इसको वापस एस फेज में जाना पड़ेगा और वापस रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। तो G1 वाले ने G2 में एंट्री क्यों नहीं ली? आप बोलोगे G1 वाला डायरेक्ट G2 में एंट्री ले ही नहीं सकता, G1 वाले को पहले एस फेज में जाना पड़ेगा, तभी जाके उसका क्या होगा, रेप्लिकेशन। क्या बिना रेप्लिकेशन किए आप G1 को G2 में डालोगे? डाल के देख लेते हैं। ये देखो, ये है G1 वाला सेल, इसके पास एक कॉपी है की, इसने रेप्लिकेशन नहीं किया, ये आ गया G2 में एक कॉपी के साथ, फिर ये जाएगा M फेज में, वापस सेल डिवाइड करेगा, दो सेल बनेंगे, तो भाई एक को डीएनए मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। आ गई बात समझ में? एक को डीएनए मिलेगा और एक को डीएनए नहीं मिलेगा। रीजन आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही के पास कॉपी है। ठीक है, डीएनए जो है एक ही कॉपी प्रेजेंट है, रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो इसीलिए ना G1 G2 में जाता है, ना G2 G1 में जाता है।
ठीक है, आगे बात समझ में। लास्ट स्टेप लेके जा रहे हैं अब हम, लास्ट स्टेप, और बहुत ही सिंपल स्टेप है। अब मैं वापस फ्यूज करने जा रही हूँ दो सेल्स को, एक आखिरी पॉसिबिलिटी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है जो कई बच्चे गलत टिक करके आ जाते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मुझे एस फेज और एम फेज को फ्यूज करना पड़ जाए। ठीक है, मेरी पॉसिबिलिटी क्या है, लास्ट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर 4, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक सेल लिया एस फेज में, इसको मैंने फ्यूज कर दिया एम फेज के साथ। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, आप बोलोगे एस फेज के बाद तो G2 में एंट्री होनी चाहिए, फिर एम फेज में जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बता दूं, एस फेज को अगर एम फेज के साइटोप्लाज्म के प्रोटीन मिल जाए तो एस फेज एंट्री ले लेता है एम फेज में डायरेक्ट। ये कंडीशन हमें एम्ब्रियो वाले सेल्स में भी देखने को मिलती है। एम्ब्रियो सोचो, एक सेल 9 महीने में, 9 मंथ्स में कितने सारे सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो प्रॉपर 24 घंटे की सेल साइकिल करेगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप चाहो तो खुद कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जीवन की लेंथ बहुत शॉर्ट कर देता है, जीवन की लेंथ बहुत शॉर्ट करता है, एस फेज प्रॉपर कंप्लीट करता है, G2 फेज स्किप करता है और सीधा एम फेज में एंट्री ले लेता है। ठीक है, और जो कैंसरस सेल होते हैं वो भी बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एस फेज करते हैं, एम फेज करते हैं, एस फेज करते हैं, एम फेज करते हैं, G1 और G2 को स्किप कर देते हैं। तो क्या एस फेज G2 को स्किप करके एम में जा सकता है? यस, जा सकता है, क्योंकि एम फेज के पास ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करके एस फेज को किसमें कर सकते हैं ट्रांसफर, एम फेज में। ठीक है, तो एस फेज किस में एंट्री ले सकता है, एम फेज में एंट्री ले सकता है। ठीक है, तो ये मेरी कुछ बातें आप याद रखेंगे। अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सेल्स इन एस फेज of the cell cycle were fused to cell in the following stages of cell cycle। आपने एस फेज के सेल को, आपने एस फेज के सेल को अलग अलग सेल के साथ फ्यूज करवाया। कौन कौन से सेल के साथ, ए ऑप्शन है G1 के साथ, फिर एस फेज को आपने G2 के साथ फ्यूज करवाया, फिर एस फेज को आपने किसके साथ फ्यूज करवाया, एम फेज के साथ फ्यूज करवाया। ये देखो, ये बोलने जा रहा है क्वेश्चन, ये 3 कंडीशन दी है। वो बोल रहा है इसको आपने ग्रो किया एक मीडियम में जिसमें ट्रिटिएटेड थाइमिडीन था, ये H3 था। ये क्या करता है, डीएनए को लेबल करता है। ठीक है, इसका यूज हम डीएनए लेबलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, डीएनए लेबलिंग के लिए इसका यूज करते हैं। वो बोल रहे हैं सबसे ज्यादा डीएनए का अमाउंट, सबसे ज्यादा डीएनए का अमाउंट, लेबल्ड अमाउंट डीएनए का कौन सी कंडीशन में मिलेगा, जब आपने एस फेज को G1 से फ्यूज किया है, G2 से किया है या एम से किया है। तो देख लेते हैं, इस कंडीशन में एस वाला एस में रहेगा और G1 वाला किस में आ जाएगा, एस में। इस कंडीशन में एस वाला एस में रहेगा और G2 वाला आ जाएगा, G2 वाला किस में रहेगा, G2 में। इस कंडीशन में एस वाला किस में आ जाएगा, एम में, और एम तो एम में है ही। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ दोनों जगह पे क्या चल रहा है, रेप्लिकेशन। दोनों न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन, फ्रेशली डीएनए बन रहा है। तो दोनों क्या करेंगे, मीडियम से H3 लेके लेबल कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं लेबल डीएनए मैक्सिमम मिलने के, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे सिर्फ इसी के अंदर रेप्लिकेशन चल रहा है, तो सिर्फ इसका लेबल्ड आपको अमाउंट मिलेगा डीएनए का। G2 तो पहले ही क्या कर चुका है, रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे लेबल डीएनए नहीं मिलेगा। यहाँ पे एम फेज में पहले ही वो रेप्लिकेशन कर चुका है तो लेबल डीएनए नहीं मिलेगा, और जो एस फेज था वो भी किस में एंट्री ले चुका है, एम फेज में, रेप्लिकेशन चल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे भी क्या नहीं मिलेगा आपको, फ्रेशली लेबल डीएनए। यहाँ पे डीएनए कंटेंट की बात नहीं हो रही है, क्वेश्चन ने ध्यान से देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने बोला फ्रेशली लेबल डीएनए। तो फ्रेशली लेबल डीएनए का मतलब क्या है, जिसका रेप्लिकेशन चल रहा होगा वो साथ साथ मीडियम से थाइमिडीन लेके उसको इनकॉर्पोरेट करके लेबल कर रहा होगा, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए आप लोग खुद सॉल्व करोगे। तो ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए, सब आंसर करेंगे। ठीक है, कल मैं बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट।